Hello everyone. So in this video we are going to cover one circular which is amendment for May 24 exams. It is circular on advertisement services and co-location services. ओके, ये एक सर्कुलर हम लोग करने वाले हैं. इसके बाद हम लोग करेंगे सेक्शन नंबर 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन नंबर 14 ऑफ आईजीएसटी एक्ट. ठीक है, ये दो हम लोग सेक्शंस करेंगे. सेक्शन नंबर 14 में देर इज अमेंडमेंट एंड दिस सर्कुलर इज एंटायरली न्यू फॉर May 24 एग्जाम्स. एंड इसके साथ साथ हम लोग रूल्स भी कर लेंगे इसी वीडियो में. ठीक है, लेट अस स्टार्ट. सबसे पहला एक सर्कुलर आया हुआ है विच इज अमेंडमेंट. मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ. सर्कुलर ऑन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज. अभी जो एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी, जो बिल बोर्ड्स हो गया या फिर होर्डिंग्स लगवाती है, ओके, उन लोग कैसा सर्विसेज लेते हैं उसके ऊपर ये अमेंडमेंट है. तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है दो अलग सिचुएशंस. ओके, गवर्नमेंट ने दो अलग सिचुएशंस हम लोग को बताई है एंड उसमें क्या प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग को लेना चाहिए वो यहाँ पर डिस्कशन हुआ है. ओके, एक अज्यूम करते हैं कि एक ये रोड है. ओके, ये रोड है. ये रोड पर मान के चलो ये जो स्पेस है, ओके, ये जो जगह है, ये जगह बिलोंग करता है मिस्टर ए को. ओके, ये जगह बिलोंग करता है मिस्टर ए को. गवर्नमेंट ने क्या बोला हुआ है सुनो. अभी ये जो जगह है, इस जगह पर एक पार्टी आया दैट इज मिस्टर बी, जो कहता है कि मेरे को ना यहाँ पर एक बड़ा सा एक बिलबोर्ड लगाना है ताकि मैं इस बिलबोर्ड पर या फिर होर्डिंग पर मेरे क्लाइंट का एड लगा सकूं. पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर मिस्टर ए के पास जगह है. मिस्टर बी इज अ एडवर्टाइजमेंट एजेंसी. उनको क्या चाहिए कि जो बोर्ड लगाया हुआ है, मतलब लगाएंगे हम लोग, उस पे यहाँ पर ऐड आएगा किसी भी पर्सन का. फॉर एग्जांपल मिस्टर सी. मिस्टर सी इज अ क्लाइंट. ओके, मिस्टर बी इज अ एडवर्टाइजमेंट कंपनी एंड मिस्टर ए के पास क्या है? स्पेस है. स्पेस. स्पेस मतलब कि जगह है. अब यहाँ पर मिस्टर ए क्या कर रहा है? वो खाली स्पेस एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को यूज करने दे रहा है. ओके, मिस्टर ए इज प्रोवाइडिंग स्पेस. तो यहाँ पर रेंटल पे दे रहा होगा. ओके, बोलता होगा कि एक महीने का इतना रेंट लगेगा, यहाँ पर आप बिलबोर्ड लगा सकते हैं. ओके, तो इस तरीके का अगर कॉन्ट्रैक्ट है, सो इन दिस कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर ए जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है मिस्टर बी को, ओके, दीज सर्विसेज वुड बी क्लासिफाइड एज डायरेक्टली इन रिलेशन टू डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी. आया समझ में? मतलब यहाँ पर बी क्या कर रहा है? बी खाली जगह दे रहा है. ही इज जस्ट गिविंग द स्पेस. सेल ऑफ स्पेस है ये. ओके, तो ये जगह देने का जो सर्विस है, इट वुड बी ट्रीटेड एज सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पर जगह जो है दैट इज इमूवेबल, इसके ऊपर होर्डिंग बांधा जाएगा. क्लियर है सभी को? सो यहाँ पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई निकालेंगे. आया समझ में? क्लियर है? अब सेकेंड टाइप का कॉन्ट्रैक्ट समझ लेते हैं. अब सेकंड कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से है, ये समझो रोड है. ये समझो रोड है. यहाँ पर मिस्टर ए ने क्या किया हुआ है? एक होर्डिंग, मतलब ऐसा ब्लैंक होर्डिंग लगा के रखा है. मिस्टर ए ने क्या किया हुआ है? यहाँ पर एक ब्लैंक होर्डिंग लगा के रखा हुआ है एंड यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर एड कॉन्टैक्ट दिस नंबर. ओके, फॉर एड कॉन्टैक्ट दिस नंबर. ओके, मतलब अभी यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा अलग है. देखो, मिस्टर ए के पास क्या है? मिस्टर ए का हो सकता है खुद का जगह हो, या फिर मिस्टर ए ने खाली जगह किसी से भाड़े पर लिया हो. तो मिस्टर ए के पास हो सकता है कि खुद का जगह भी हो सकता है, या तो फिर उसने क्या किया रहेगा, ये जगह को भाड़े पर लिया हो. तो मिस्टर ए को हम लोग बोलेंगे वेंडर. ओके,
अब मिस्टर बी जो है वो एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है एंड मिस्टर सी एक क्लाइंट है। अब यहाँ पर क्या होगा, ट्रांजेक्शन सुनो। यहाँ पर मिस्टर सी ने मिस्टर बी को बोला है कि हम लोग का जो एड है, हम लोग की कंपनी का जो एड है, वो एक प्रोमिनेंट लोकेशन पर होना चाहिए। तो मिस्टर बी ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है। मिस्टर बी को ये होर्डिंग खाली मिला। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मिस्टर ए से मिस्टर बी सर्विस लेगा। क्या सर्विस लेगा? ये जो जगह है इस पे एड लगाने का सर्विस ले रहा है, क्योंकि मिस्टर बी को वो सर्विस किसको देना है? सी को। आया समझ में? मतलब मिस्टर ए क्या करेगा अभी, ये जो जगह है, ये वाला स्पेस, नॉट दैट पर्टिकुलर स्पेस, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला स्पेस नहीं, जो बिल बोर्ड पे जगह है, वो एड लगाने को किसको दिया उसने? बी को दिया। अब बी किसका ऐड लगाएगा? सी का। तो यहाँ पर जब ए बी को पूरा होर्डिंग बना के दे रहा है, ध्यान से सुनना, अभी पूरा होर्डिंग बना के दे रहा है और ये ऐड लगाने को परमिशन दे रहा है, ओके, ताकि मिस्टर बी ऐड लगा सके। किसका ऐड लगाएगा? वो अपने क्लाइंट्स का। तो यहाँ पर जो सर्विस मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दिया हुआ है, ओके, these services would be classified as advertisement services. These services would be classified as advertisement services. ओके, तो यहाँ पर लगेगा सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2। इज दैट वेरी क्लियर? दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर मिस्टर एक के पास खाली जगह था, ओके, जो स्पेस पे इरेक्ट करना था, ओके, होर्डिंग इरेक्ट करना था, वो सब काम बी ने किया। सेकंड केस में इरेक्ट वगैरह सब काम ए ने किया। उसने बी को क्या बोला? ठीक है, अभी आप इधर ऐड लगा दो। इतना ही काम बी का था। तो यहाँ पर मिस्टर ए इज प्रोवाइडिंग एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू मिस्टर बी। मिस्टर ए इज प्रोवाइडिंग एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू मिस्टर बी। आया समझ में दोनों केसेस? तो ये दो केसेस यहाँ पर कवर की। अभी को लोकेशन सर्विसेज देख लेता है। यहाँ पर लिखा हो, को लोकेशन इज अ डेटा सेंटर facility in which a business or company can rent space for its own servers and other computing hardware and other bundled service. Place of supply shall be determined as। अब को लोकेशन सर्विस क्या होता है वो सुनो। को लोकेशन डेटा सेंटर, उसका पहले मीनिंग बता रहा हूँ। को लोकेशन डेटा सेंटर, को लोकेशन डेटा सेंटर मतलब कि एक ऐसा लोकेशन जहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज का सर्वर रूम होता है। ओके, क्या होता है? सर्वर रूम। यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी उन लोग का डेटा रहता है, ओके, ये डेटा यहाँ पर क्या होता है? स्टोरेज होता है इन दिस सर्वर रूम। ओके, उसके साथ साथ यहाँ पर काफी सारा फैसिलिटीज मिलता है, मतलब कि पूरा रूम जो रहता है वो एयर कंडीशनर रहता है, ओके, जिससे कि एकदम गर्म होता रहेगा ना वो, जो भी उन लोग का हार्ड डिस्क है, सीपीयूज है, ओके, जो भी चीज़ है, तो वो पूरा एयर कंडीशन रहेगा। वहाँ पर डेटा स्टोरेज रहेगा, वहाँ पे अदर क्लाउड कंप्यूटिंग डिवाइसेस रहेगा, ओके, बहुत सारा सर्विसेज वहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का सर्विस क्या कौन प्रोवाइड करता है? को लोकेशन डेटा सेंटर। ओके, को लोकेशन डेटा सेंटर क्या क्या सर्विस प्रोवाइड किया? डेटा स्टोर किया, पूरा एयर कंडीशनिंग करवाया है, ओके, उसके अंदर बहुत सारे और भी फैसिलिटीज दिया जा रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग डिवाइसेस वगैरह। तो यहाँ पर जो इतना सारा सर्विसेज आपको मिल रहा है, ओके, इसके साथ साथ ये जो स्पेस रहता है, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये एरिया में आपके ही कंपनी का जो भी स्टोरेज वगैरह रहेगा रहेगा, ओके, ये पूरा एरिया में आप ही का कंपनी का रहेगा। उसके अलावा हम लोग किसी कंपनी को ये वाला स्पेस नहीं देंगे। तो यहाँ पर लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि सर इसका हम लोग जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के हिसाब से निकालें या फिर 12(2) के हिसाब से निकालें। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के हिसाब से निकालना है या फिर जनरल सर्विसेज। तो यहाँ पर सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया कि अगर सर्वर रूम आपको मिल रहा है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे फैसिलिटीज भी मिल रही है, बहुत सारे फैसिलिटीज, ओके। अभी इन लोग का फैसिलिटीज का यहाँ पर मैंने जिक्र किया है, क्या देखता हूँ। हाँ, को लोकेशन सर्विसेज विथ कंपोनेंट्स ऑफ होस्टिंग,
सच एज एयर कंडीशनिंग, सिक्योरिटी सर्विस, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। ठीक है, देन सेक्शन 12(2) इज एप्लीकेबल। मतलब कि अगर बहुत सारा चीजें आपको दिया जा रहा है जगह के साथ साथ, ओके, देन प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी डिटरमाइंड एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2। क्लियर है? लेकिन अगर खाली आप लोग को स्पेस प्रोवाइड किया विथ ओनली बेसिक फैसिलिटी, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है, फायर, जो भी उसका फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह रहता है, ओके, वो सब नहीं है, अगर ये सब कुछ भी नहीं है, एकदम बेसिक फैसिलिटी मतलब सर्वर रूम है, एसी है बस, उसके अलावा आपको जो भी खुद का लगाना है वो लगा सकते हो, तो ऐसे केस में इसको रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रीट किया जाएगा। ओके, देन इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी डिटरमाइंड एज पर सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3। इज दैट वेरी क्लियर? समझ में आया? तो ये दो सर्कुलर्स थे। अभी हम लोग सेक्शन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन नंबर 13। ओके, सेक्शन नंबर 13 का एप्लीकेबिलिटी, सबसे पहला चीज सर्विस होना चाहिए। ओके, सेकंड चीज लोकेशन ऑफ सप्लायर या तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। ओके, दोनों में से एक जन कहाँ होना चाहिए? आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। आ रहा है समझ में? मतलब अगर दोनों जन इंडिया में रहेंगे तो कौन सा सेक्शन लगने वाला है? सेक्शन 12। लेकिन अगर दोनों में से एक जन इंडिया के बाहर है तो सेक्शन नंबर 13 लगेगा। सबको क्लियर है क्या? दोनों में से अगर एक जन इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, सेक्शन नंबर 13 वुड बी एप्लीकेबल। दोनों जन इंडिया के अंदर है, सेक्शन नंबर 12 वुड बी एप्लीकेबल। सो लेट अस स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 में सबसे पहला प्रोविजन इज सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2, विच इज अ जनरल प्रोविजन। जनरल प्रोविजन मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस स्पेसिफिकली कवर नहीं किया गया है, ओके, जो भी ट्रांजैक्शंस स्पेसिफिकली कवर नहीं किया गया है उनका प्लेस ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, जनरल प्रोविजन। एज पर जनरल प्रोविजन द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ recipient if address is available, if address is available, and location of supplier if address is not available, if address is not available। मतलब कि अगर एड्रेस अवेलेबल है तो हम लोग रिसिपिएंट का लोकेशन ले लेंगे, ओके, लेकिन अगर उसका एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो हम लोग लेंगे लोकेशन ऑफ सप्लायर। आया समझ में? एकदम सिंपल। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, अगर एड्रेस है तो, एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। एकदम सिंपल है। हम लोग जो सेक्शन नंबर 12 में करते थे वो क्या करते थे? अगर रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड है तो एड्रेस है कि नहीं वो चेक करते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग वो सब चेक नहीं करेंगे। एड्रेस अगर है तो रिसिपिएंट, नहीं है तो सप्लायर। क्लियर है पॉइंट? सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सर्विसेज सप्लाइड, सर्विसेज सप्लाइड ऑन गुड्स बीइंग फिजिकली मेड अवेलेबल बाय रिसिपिएंट। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो, इसका एग्जांपल हम लोग लेंगे। हेडिंग क्या लिखा हुआ है? सर्विसेज सप्लाइड ऑन गुड्स बीइंग फिजिकली मेड अवेलेबल बाय रिसिपिएंट। अभी एक एग्जांपल ले रहा हूँ, समझो यहाँ पर मेसर्स एबीसी एंड कंपनी। ओके, मेसर्स एबीसी एंड कंपनी, यहाँ पर मेसर्स यूएसए आईएनसी है। ओके, दिस इज रजिस्टर्ड इन यूएसए। ये यूएसए का है, ये इंडियन एंटिटी। अब यहाँ पर इन लोग का ट्रांजेक्शन क्या होने वाला है देखो।
यूएस में एक कंप्यूटर बनाया हुआ है, ओके, एक कंप्यूटर बनाया हुआ है, लेकिन इसका जो फाइनल टचअप है एंड इसमें एक सॉफ्टवेयर इंक्लूड करना है, ओके, इसके इस कंप्यूटर के ऊपर काम करना है, ओके, इन सिंपल वर्ड्स, ये कंप्यूटर क्या होने वाला है, इंडिया में आने वाला है। इस कंप्यूटर के ऊपर जो एबीसी एंड कंपनी है वो काम करेगा, ओके। ये कंपनी में एक ये कंप्यूटर पे एक पार्ट फिट करेंगे, ओके, कुछ सॉफ्टवेयर फिट करेंगे, ठीक है, एंड फिर ये जो इंडियन कंपनी है वो कंप्यूटर किसको दे देगा, यूएस वाली एंटिटी को। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यूएस की जो एंटिटी है इसको कंप्यूटर के ऊपर सर्विस चाहिए, इसने कंप्यूटर को किधर भेजा, इंडिया, इंडिया में भेज दिया। अभी यहाँ पर इंडिया में कंप्यूटर आ चुका है, रिपेयरिंग के लिए नहीं आया, रिपेयरिंग के लिए है तो दूसरा कुछ प्रोविजन है, वो जाने देंगे, ओके, बाद में करेंगे, थोड़ी देर में, दो 5 मिनट में, 10 मिनट में करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, कंप्यूटर इंडिया में आया, इस कंप्यूटर में एक हार्डवेयर लगाना है, ओके, ये हार्डवेयर लगाना है, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रोसेसिंग वगैरह भी करेंगे एंड एक छोटा सा सॉफ्टवेयर भी लगा देंगे। तो इन सिंपल वर्ड्स हो क्या रहा है, सर्विसेस आर सप्लाइड ऑन गुड्स विच आर बीइंग मेड फिजिकली अवेलेबल बाय रिसिपिएंट, ओके। अभी यहाँ पर एबीसी एंड कंपनी इज सप्लायर ऑफ सर्विस, ओके, एंड जो रिसिपिएंट है मिसर्स यूएसए, ठीक है, दिस इज द रिसिपिएंट, दिस इज द रिसिपिएंट। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, रिसिपिएंट गुड्स को अवेलेबल करता है सप्लायर को, ओके, सप्लायर क्या करेगा, उस गुड्स के ऊपर काम करेगा, उस गुड्स के ऊपर काम करेगा, ओके, एंड वो गुड्स को क्या कर देगा, एक्सपोर्ट कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जब भी सप्लायर इंडिया में, रिसिपिएंट इंडिया के बाहर है, तो नॉर्मली अगर हम लोग देखें, अगर ये प्रोविजन नहीं होता, ओके, अज्यूम करो कि दिस प्रोविजन इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, तो तुम लोग का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, एकदम सिंपल। लेकिन गवर्नमेंट सेज सिंस दीज सर्विसेस since these services are performed in India, are performed in India, okay, the place of supply would be location of performance, ठीक है, मतलब प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। इसका उल्टा के एग्जाम्पल रहेगा तो भी ऐसे ही रहेगा, मतलब कि इंडिया के बाहर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर इंडिया में परफॉर्म हो रहा है ना सर्विस, तो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या रहेगा, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। ये जो हार्डवेयर लगाने का काम आपने कहाँ पर किया, इंडिया में, प्रोसेस कहाँ पर किया, इंडिया में, सॉफ्टवेयर कहाँ पर लगाया, इंडिया में। सो परफॉर्मेंस अगर आप इंडिया में कर रहे हो, सो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज इंडिया, ओके। तो भले ही इंडियन एंटिटी यूएस एंटिटी को सर्विस दे रही है, ओके, यूएस एंटिटी को सर्विस दे रही है, बट प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस वुड बी इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी इंडिया, मतलब कि जीएसटी गवर्नमेंट को मिलेगा। आ गया समझ में। इसका उल्टा केस होता तो यूएस होता, मतलब यूएस इंडियन एंटिटी में कंप्यूटर बनाया, वहां पर भेजा, ओके, यूएस वाला एंटिटी हार्डवेयर लगा रहा है, प्रोसेस लगा रहा है, सॉफ्टवेयर लगा रहा है, भेज रहा है, तो दिस ट्रांजेक्शन वुड बी, प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी परफॉर्मेंस, दैट इज यूएस। आ गया समझ में। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फिर उसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं माना जा रहा है ना, कि इंडिया वाला यूएस वाले को सर्विस दे रहा है, तो एक्सपोर्ट नहीं मान रहे, क्यों नहीं मान रहे, एक्सपोर्ट के लिए कंडीशन बताई थी, प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी आउटसाइड इंडिया, तो यहाँ पर तो प्लेस ऑफ सप्लाई किधर है, इंडिया में, सो दिस इज नॉट एक्सपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट के टाइम पर बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, तो जब भी उल्टा केस रहेगा तभी उसको इंपोर्ट भी नहीं माना जाएगा। आ रहा है समझ में, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई इंपोर्ट के लिए इंडिया होना चाहिए। सबको क्लियर हो गया। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी देखेंगे बाद में। सेकेंड पॉइंट इसका 13(3)(a) हुआ, ये 13(3)(b), ठीक है, एक बार उधर से ही पढ़ लेते हैं। 13(3)(b), services supplied to individual represented either as recipient or person acting on behalf of recipient which require physical presence of recipient,
और पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ रिसिपिएंट। मतलब कि 13(3)(a में क्या था, गुड्स के ऊपर काम हो रहा था। ओके, 13(3)(a में गुड्स के ऊपर काम हो रहा था। लेकिन 13(3)(b में क्या होगा, किसी रिसिपिएंट के ऊपर काम होगा। किसके ऊपर काम होगा, रिसिपिएंट के ऊपर। रिसिपिएंट के ऊपर काम होगा मतलब कि ये प्लास्टिक सर्जरी हो गया, हेल्थ केयर सर्विस हो गया, तो ऐसा सब सर्विसेज यहाँ पर कवर्ड है। ओके, यहाँ पर आप चाहो तो एग्जांपल लिख दो, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। ओके, क्योंकि इन सब सर्विसेज में क्या होता है, जब तक फिजिकल प्रेजेंस नहीं है रिसिपिएंट का, हम सर्विस कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे। ओके, तो फिजिकल प्रेजेंस इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फिजिकल प्रेजेंस रहना चाहिए, बराबर है। तो फिजिकल प्रेजेंस जिधर भी रहेगा रिसिपिएंट का जरूरी रहेगा, उस केस में सेक्शन 13(3)(b लगेगा। एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। इट वुड बी प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। इज दैट वेरी क्लियर, जिधर भी परफॉर्म हो। ओके, अगर कोई यूएस वाला पर्सन इंडिया में आता है फॉर प्लास्टिक सर्जरी, so India will be the place of supply even if that recipient is belonging to outside India. The only reason is services are supplied on the recipient, okay, which is physically present. Okay, अभी इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं एंड देन कुछ सर्कुलर। अभी एक्सेप्शंस में सबसे पहला, अब एक्सेप्शंस का मतलब क्या है, सुनो। एक्सेप्शंस मतलब कि जहां पर परफॉर्म किया दैट वोंट बी ट्रीटेड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, जहां पर परफॉर्म किया दैट वोंट बी ट्रीटेड एज प्लेस ऑफ सप्लाई, इसका मतलब हुआ एक्सेप्शन। लेट अस सी व्हाट इज द एक्सेप्शन। सबसे पहला एक्सेप्शन है, गुड्स आर ट्रीटेड ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब होता है कि ऑनलाइन हो गया ये सब। ओके, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान के चलो यहाँ पर एक कंपनी है मेसर्स एबीसी, यहाँ पर मेसर्स पीक्यूआर। ओके, दो एंटिटी है। पीक्यूआर इज इन यूएस एंड एबीसी इज इन इंडिया। ओके, अभी इंडिया में एक एंटिटी है जिसका मशीन खराब हो गया। ओके, जिसका मशीन क्या हो गया, खराब हो गया। अभी यहाँ पर यूएस में जो एंटिटी है, इन लोगों से हमने खरीदा हुआ मशीन है। तो पीक्यूआर क्या करता है, पीक्यूआर बोलता है कि हम लोग को उस मशीन का क्या दो, एनीडेस्क जैसा होता रहेगा या फिर जो भी कंट्रोल रहता है, ओके, उस मशीन का कंट्रोल दो। दैट इज टीम वीवर वगैरह, मालूम है आपको। तो उसमें क्या रहता है कि हम लोग उस मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, हम लोग को एक्सेस करने दो, ऐसा इस पीक्यूआर एंटिटी ने बोला। ओके, यहाँ पर इनके पास कुछ डिवाइस है जिससे मालूम कर सकते हैं कि उस मशीन में क्या खराबी है। तो यहाँ पर पीक्यूआर ने क्या किया, उस मशीन का क्या लिया, एक्सेस लिया, एक्सेस लिया। अभी पीक्यूआर के जो इंजीनियर्स हैं, वो लोग चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, कि इस मशीन में क्या हुआ होगा। जो एक्सेस मिल गया तो देख सकते हैं ना क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पर उन लोग को एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ एंड उन लोगों ने क्या कर दिया, उसको सब कुछ प्रॉपर करके दिया, उसको सही करके दिया, रिपेयर करके दिया उसको। अब यहाँ पर ये जो सर्विस है, परफॉर्म कहाँ पर हुआ, परफॉर्म यूएस में हुआ। परफॉर्म कहाँ पर हुआ, परफॉर्म यूएस में हुआ। लेकिन इस ट्रांजैक्शन में गवर्नमेंट से प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस विल नॉट बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी where the goods are located. Okay, where the goods are located at the time of supply. वे गुड्स जहां पर भी लोकेटेड थे, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, मीनिंग देयर बाय इंडिया विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। आगे समझ में क्लियर है सभी को। सेकंड एक्सेप्शन, सेकंड एक्सेप्शन, imported temporarily into India, imported temporarily into India
and exported without use in India. ओके, अभी यहाँ पर imported temporarily है. For what purpose? Imported temporarily into India for repairing, reconditioning और अदर प्रोसेस. ओके, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं. Imported temporarily for repairs, treatment और any other process and exported without use in India. इंडिया में यूज किए बिना अगर गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो. ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंड. इसके साथ साथ एक सर्कुलर भी हो जाएगा. सुनो, अभी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है. दिस इज ऑस्ट्रेलिया. ये इंडिया है. अभी ऑस्ट्रेलिया से कुछ अनपॉलिश्ड डायमंड आ रहे हैं. ओके, ऑस्ट्रेलिया से कुछ अनपॉलिश्ड डायमंड्स इंडिया में आ रहे हैं. ओके, इंडिया वाला एंटिटी क्या कर रहा है? उस अनपॉलिश्ड डायमंड्स को वो लोग पॉलिश कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? पॉलिशिंग कर रहे हैं, पॉलिशिंग. अनपॉलिश डायमंड को लोगों ने पॉलिशिंग किया. अब पॉलिश करने के बाद क्या करेंगे ये लोग? इस डायमंड को हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे. इंडिया में ऐसा नहीं कि इंडिया में हम लोगों ने थोड़ा सा यूज किया, इन फेरेरा फेरी वगैरह नहीं. हम लोगों ने क्या किया? पॉलिश किया इसको एंड इसको ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया. सो दिस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज imported temporarily into India for repairing और ट्रीटमेंट और प्रोसेस. ट्रीटमेंट हो गया ना, यहाँ पर अनपॉलिश डायमंड आर ट्रीटेड इनटू पॉलिश डायमंड, उसका ट्रीटमेंट हो गया, एक प्रोसेस हो गया. तो यहाँ पर जो पॉलिशिंग का प्रोसेस है, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल नॉट बी द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस. ये प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस है, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस नहीं रहेगा. ओके, क्या रहेगा? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट. क्या रहेगा? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट. मीन्स दिस ट्रांजेक्शन वुड बी कॉल्ड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, क्योंकि सप्लायर इंडिया में है. ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट. पैसा फॉरेन करेंसी में आने वाला है, अजम्पशन. ओके, तो ये सब अजम्पशन फुलफिल करके इसको एक्सपोर्ट माना जाएगा. सबको क्लियर है क्या? समझ में आया? अभी कुछ डिपार्टमेंटल क्लैरिफिकेशन है, वो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे. इसमें से जो थर्ड क्लैरिफिकेशन ये हमने अभी अभी कर लिया. ओके, अभी 1, 2 एंड 4 ये 3 क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं. सबसे पहला, बोर्ड पे बता रहा हूँ. सबसे पहला, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कुछ क्लैरिफिकेशन दिया उन लोगों ने. मान के चलो एंटिटी ए है इंडिया में, एंटिटी बी है यूएस में. ओके, ये इंडिया का एंटिटी एंड ये यूएस का एंटिटी. अब यहां पर क्या हो रहा है? बी जो है, उन्होंने एक सैंपल भेजा है. उन्होंने क्या भेजा है? एक सैंपल भेजा है, सैंपल. किसका सैंपल भेजा है? मेडिसिन का सैंपल भेजा है. ओके, अब ए जो एंटिटी है वो क्या करने वाला है? ये जो मेडिकल का, सॉरी, मेडिसिन का जो सैंपल आया हुआ है, ये सैंपल पे बहुत सारा टेस्टिंग सर्विसेज परफॉर्म करेगा. जैसे स्टेबिलिटी स्टडी. स्टेबिलिटी स्टडी क्या होता है? मतलब कि ये जो शेल्फ लाइफ रहता है किसी भी मेडिसिन का, 6 महीना या 3 साल, तो वो कितना स्टेबल रहता है. ओके, एक स्पेसिफाइड एनवायरनमेंट में कितना स्टेबल रहेगा, उसका इंडियन एंटिटी क्या कर रहा है? स्टडी कर रहा है. नेक्स्ट इज बायो इक्विवेलेंस स्टडी. बायो इक्विवेलेंस स्टडी मतलब जो सैंपल आता है वो माउस को वो लोग खिला के देखते हैं. ओके, उन लोग के ऊपर कैसा रिएक्शन आ रहा है वो चेक किया जाता है. ओके, उसके बाद ह्यूमंस को थोड़ा एक सैंपल बेसिस पे ह्यूमन को खिलाया जाता है. ओके, तो किस तरीके का रिजल्ट आ रहा है वो यहाँ पर ऑब्टेन किया जाता है. तो ये सैंपल के ऊपर काम हुआ. क्या क्या काम हुआ? स्टेबिलिटी स्टडी टेस्टिंग किया, बायोइक्विवेलेंस टेस्टिंग किया और बहुत सारा टेस्टिंग करते हैं. एंड बाद में ए जो एंटिटी है वो क्या करेगा? एक रिपोर्ट बनाएगा. क्या बनाएगा? एक रिपोर्ट बनाएगा. एंड वो रिपोर्ट किसको देगा? यूएस की एंटिटी को देगा कि भाई मैंने ये इसमें ऑब्टेन किया. ओके, ये स्टेबिलिटी स्टडी में ये निकला, बायोइक्विवेलेंस में ये निकला. तो ये रिपोर्ट शेयर हुआ. सो ए इज द सप्लायर ऑफ सर्विस,
यूएस इज द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस तो भले इंडिया में हुआ है, बट द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी यूएस, बट द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी यूएस। आया समझ में? क्लियर है क्या? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर इस इंडस्ट्री में बहुत सारे केसेस ऐसे फंसे हुए थे, 2019 तक सर्विस टैक्स के मैटर्स भी फंसे हुए थे। तो ये जो नोटिफिकेशन निकाला, ओके, ये सर्कुलर, उसके बाद नोटिफिकेशन भी आ गया था, ओके, तो सब कुछ आ गया। तो उस वजह से काफी सारे केसेस एकदम रिजॉल्व हो गए, सारे के सारे केसेस को एक्सपोर्ट्स माना गया। सो दिस वाज वेरी वेलकम्ड सर्कुलर बाय सीबीआईसी। ठीक है, समझ में आया पॉइंट? मतलब जो भी टेस्टिंग वगैरह हो रहा है वो सब भले इंडिया में हो रहा है, बट उसका प्लेस ऑफ सप्लाई वुड नॉट बी ट्रीटेड एज प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, इट वुड बी ट्रीटेड एज लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। तो यहाँ पर ये वाला सर्कुलर हमने किया। नेक्स्ट सर्कुलर, clarification regarding determination of place of supply in case of software or design services related to electronic semiconductor and design manufacturing. Okay, सुनो। Second, ESDM industry, that is electronic semiconductor, okay, electronic semiconductor industry। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी इंटीग्रेटेड सर्किट है, अभी फॉर एग्जांपल एंटिटी ए है, यहाँ पर एंटिटी बी है। एंटिटी बी ने एंटिटी ए को काम दिया है, क्या काम दिया है? टू डेवलप, टू डेवलप एंड डिजाइन, टू डेवलप एंड डिजाइन इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ओके, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? आप लोगों ने कभी मदरबोर्ड देखा रहेगा, ओके, अपना सीपीयू का। तो उसमें एक ब्लैक कलर का ऐसा चिप रहता है, जिसमें इस तरीके से रहता है। एक ब्लैक कलर का चिप रहेगा, उसमें इस तरीके से रहेगा। तो इसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, तो ये डेवलप किया जाता है। तो एएनटीटी ने क्या किया? ये चिप को डेवलप किया। ओके, ये चिप को डेवलप किया। अभी चिप का डेवलप होने के बाद जो भी रिपोर्ट है, जिस तरीके से डेवलप किया, वो रिपोर्ट ये लोग शेयर करते हैं कि हमने इस तरीके से इसको डेवलप किया। उसके बाद बी एंटिटी क्या करता है? बी एंटिटी ए एंटिटी को कुछ किट्स बेचता है, कुछ किट्स बेचता है, जिसके ऊपर ए को बोलता है कि आप एक काम करो, जो आपने डिजाइन डेवलप किया ना, ये किट के ऊपर क्या करो, उसके ऊपर अप्लाई करो एंड चेक करो कि सही सही से चल रहा है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सबसे पहले क्या हुआ? डेवलपमेंट एंड डिजाइन हुआ। उसके बाद क्या हो रहा है? किट्स पर सैंपल टेस्टिंग हो रहा है। तो क्या इस ट्रांजैक्शन को हम लोग गुड्स के ऊपर काम हुआ ऐसा माना जाएगा, या फिर इसको हम लोग नॉर्मल सर्विसेज माने? तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट का था, ओके, डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग का था, इसके साथ साथ किट पे टेस्टिंग करना, ओके, किट टेस्टिंग वाज ancillary service, okay, then in that case location of recipient would be the place of supply। लेकिन अगर किट टेस्टिंग वाज द प्राइमरी एक्टिविटी, ओके, डेवलप किसी और ने किया, लेकिन आपने क्या किया? आपने खाली किट के ऊपर टेस्टिंग किया, ओके, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। आया समझ में? क्लियर है क्या? अगर आपने डेवलप किया, डिजाइन किया एंड फिर किट के ऊपर टेस्टिंग किया तो चलेगा। लेकिन अगर खाली किट का टेस्टिंग करना आपका काम था, देन द एक्टिविटी वुड बी ट्रीटेड एज प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट इज सेक्शन नंबर 13(3) अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है सभी को? सर्कुलर नंबर 4 यहाँ पर नोटिफिकेशन है, सॉरी, सबसे पहला नोटिफिकेशन था, सेकंड वाज सर्कुलर, थर्ड वाज सर्कुलर एंड फोर्थ इज नोटिफिकेशन। प्लेस ऑफ supply of maintenance, repair or overhaul service in respect of aircraft engine and vessel। सुनो, अब यहां पर मान के चलो, इंडिया के बाहर से, ये इंडिया है,
ये यूएस है। अभी यहाँ से यूएस से कोई एक प्लेन इंडिया में आया है। ओके, इंडिया में लैंड हुआ। ओके, इंडिया में ये प्लेन क्या हुआ, लैंड हुआ। अभी इसमें कुछ तकनीकी खराबी पाई गई, मतलब कि कुछ एक पार्ट में एक प्रॉब्लम था। तो यहाँ पर क्या किया, इंडिया के किसी रिपेयरिंग सर्विस प्रोवाइडर ने इसको रिपेयर किया। अब देखने गए तो ये गुड्स जो है, गुड्स के ऊपर काम हो रहा है। ओके, रिपेयरिंग सर्विसेज गुड्स के ऊपर हो रहा है। सो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस शुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर एयरक्राफ्ट पर या तो वेसल पर, ओके, या फिर उनके इंजिन्स पर अगर रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसेज दिया जाता है, ओके, तो उस केस में प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस विल नॉट बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट के, मतलब इसमें एक्सपोर्ट्स का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। क्लियर है सभी को? पर कंडीशन क्या है, बिजनेस पर्पस का होना चाहिए, पार्ट सप्लाइड टू अ पर्सन फॉर यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो एक बार वापस रीड करते हैं, सप्लाई ऑफ मेंटेनेंस सर्विस, रिपेयर सर्विस, ओवरहॉल सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट इंजिन्स, vessels and other aircraft components or parts supplied to a person for use in business would be location of recipient। चलो आगे। अभी हम लोग सेक्शन नंबर 13(4) में आ रहे हैं। 13(4) इज एज गुड एज 12(3). ओके, 12(3) में क्या था, 12(3) में देयर वर सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर भी सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी वेयर द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। वहां पर कितना कॉम्प्लिकेटेड था, प्रॉपर्टी इंडिया में तो इंडिया, प्रॉपर्टी बाहर तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। लेकिन यहाँ पर एकदम सिंपल, यहाँ पर एकदम सिंपल, जहां पर भी प्रॉपर्टी है दैट लोकेशन वुड बी ट्रीटेड एज प्लेस ऑफ सप्लाई, जिधर भी प्रॉपर्टी। पर कंडीशन क्या है सेक्शन 13 का, कंडीशन इज वेरी सिंपल, दोनों में से एक जन तो आउटसाइड इंडिया होना ही चाहिए। क्लियर? आगे एक सर्कुलर आया था इस सेक्शन से रिलेटेड। सीबीआईसी क्लैरिफाइड दैट कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज are not related to immovable property and POS shall be as per 12 to 13(2)। कार्गो हैंडलिंग क्या रहता है कि अगर समझो गुड्स इंपोर्ट हुआ है, तो आपका गुड्स जो कार्गो है, ओके, वो क्या करते हैं, वेयर हाउस में स्टोर करते हैं। ठीक है, वेयर हाउस का आपको रेंट वगैरह देना पड़ता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज है, इसको बोलते हैं कार्गो हैंडलिंग सर्विस। सो कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज वुड बी क्लासिफाइड एज जनरल सर्विसेज एंड नॉट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, भले आपका गुड्स क्या कर रहे हैं, वो लोग स्टोर कर रहे हैं एक जगह पर फिर भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल सर्विस। दैट इज सेक्शन नंबर 12(2) और 13(2) वुड बी अप्लाइड। क्लियर है सबको? आगे सेक्शन 13(5) एडमिशन टू इवेंट और इवेंट मैनेजमेंट। ओके, यहाँ पर दोनों सर्विस कवर कर रहे हैं, वहां पर अलग अलग था। एडमिशन टू इवेंट के लिए क्या था, जहां पर भी पार्क लोकेटेड है। इवेंट मैनेजमेंट का तो बहुत अलग ही था। यहाँ पर एडमिशन एंड इवेंट मैनेजमेंट दोनों एक साथ कवर्ड है। ओके, दोनों के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, जहां पर इवेंट हेल्ड हुआ है। ओके, वेर एवर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, वेर एवर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। 13(6) सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 13(3), 13(4), 13(5) इन मल्टीपल लोकेशन, इन मल्टीपल लोकेशन इंक्लूडिंग टैक्सेबल टेरिटरी। मतलब कि इवेंट मैनेजमेंट का एक एग्जांपल लेते हैं। अगर अज्यूम करो कि रिलायंस ने एक सिंगर, एग्जांपल शकीरा, ओके, शकीरा को हायर किया, बोला कि आपको मुंबई में भी गाना गाना है, ओके, गुजरात में भी गाना गाना है, एंड हम लोग के लिए यूएसए में भी गाना गाना है। इन सभी का आप कितना चार्ज करेंगे बताओ? तो शकीरा ने एक कोटेशन दिया, बोला $250,000। ओके, इतना डॉलर उसने चार्ज किया। अब यहाँ पर एक ही कॉन्ट्रैक्ट बना है फॉर टैक्सेबल टेरिटरी, दैट इज महाराष्ट्र एंड गुजरात, एज वेल एज यूएसए। एंड नॉन टैक्सेबल, मतलब टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल दोनों के लिए एक ही कॉन्ट्रैक्ट बनाया। तो ऐसे केस में जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, एंड इसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया रहेगा। ओके, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, इंडिया रहेगा। आगे
सेक्शन 13(7), सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 13(3), 13(4), 13(5) इन मोर देन वन स्टेट। मतलब अगर शक्कीरा को बोला कि महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान के इन तीनों जगह पर आपको क्या करना है, परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई को, ओके, वैल्यू ऑफ सप्लाई के प्रपोर्शन में बांटेंगे। एग्जाम्पल, इसने 9 लाख रुपए चार्ज किया, ओके, 9 लाख रुपीज चार्ज किया फॉर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान तीनों मिला के। इवेंट होने वाला है तीनों जगह पे 3-3 दिन। ओके, सो 3 लाख के लिए महाराष्ट्र वुड बी प्लेस ऑफ सप्लाई, 3 लाख के लिए गुजरात, राजस्थान के लिए 3 लाख। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो यहाँ पर हम लोग को रूल नंबर 7, रूल नंबर 8, रूल नंबर 9 जो हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। आर यू ऑल कंफर्टेबल? समझ में आ रहा है? तो जो भी आपका एग्रीमेंट में वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस रहेगा उसके हिसाब से बाइफर्केशन किया जाएगा। एंड अगर कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यूएशन नहीं दिया हुआ है, बाइफर्केशन नहीं दिया हुआ है, देन रूल्स हैज टू बी चेक्ड। सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 8, वेरी इंपॉर्टेंट। 13(8) सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा प्रोविजन है जो प्लेस ऑफ सप्लाई का जनरल प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। ओके, जनरल प्रिंसिपल क्या है प्लेस ऑफ सप्लाई का? रिसिपिएंट के स्टेट तक, डेस्टिनेशन के स्टेट तक जाना चाहिए। लेकिन 13(8) इज द ओनली प्रोविजन विच स्टेट्स लोकेशन ऑफ सप्लायर वुड बी प्लेस ऑफ। ओके, सप्लायर का लोकेशन वो लोग प्लेस ऑफ सप्लाई मान रहे हैं। कौन से केसेस में? सुनो, सबसे पहला बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी टू अकाउंट होल्डर्स। मतलब कि जब बैंक किसी अकाउंट होल्डर को सर्विस दे रहा है, ओके, एंड अगर समझो बैंक बाहर का है या फिर बैंक इंडिया का है, अकाउंट होल्डर बाहर का है, या तो बैंक बाहर का, अकाउंट होल्डर इंडिया का है, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ सप्लायर। मतलब कि बैंक जहां पर लोकेटेड है दैट लोकेशन वुड बी ट्रीटेड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, सेकंड, इंटरमीडियरी सर्विसेज। इंटरमीडियरी सर्विस का मतलब होता है एजेंट। ओके, अगर मान के चलो, एक एग्जांपल लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे, चलो। समझो प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल, ये बी इज द प्रिंसिपल इन फॉरेन, ओके, यूएस में। ठीक है, ए जो है वो इंडिया में है। अब बी क्या कर रहा है? बी ने ए को ये बोला है कि मेरे को इंडिया से आप क्या करके दो, कस्टमर्स बना के दो, ओके, ताकि मैं क्या कर सकूं, इन लोगों को सेल कर सकूं, इन लोगों को क्या कर सकूं, सेल कर सकूं कुछ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ए ने कुछ कस्टमर्स बनाए एंड बी को फॉरवर्ड किए। तो यहाँ पर ए को क्या मिलेगा? ए को कमीशन मिलेगा, ए विल गेट कमीशन। तो यहाँ पर ए इज बेसिकली प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बी। ओके, रिसिपेंट इंडिया के बाहर है, लेकिन गवर्नमेंट से प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ सप्लायर। दैट इज, ए का जो लोकेशन रहेगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ओके, आगे, हायरिंग ऑफ ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग यॉट अदर देन वेसल और एयरक्राफ्ट अप टू द पीरियड ऑफ 1 मंथ। मतलब अगर आप लोग हायरिंग पे अगर कुछ व्हीकल्स लेते हो, इफ यू आर टेकिंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन हायरिंग, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन हायरिंग, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एयरक्राफ्ट और वेसल। क्योंकि मतलब एयरक्राफ्ट और वेसल के लिए अलग रहेगा। तो अगर आपने एयरक्राफ्ट वेसल अगर भाड़े पर लिया हुआ है फॉर सम पीरियड, फर्क ही नहीं पड़ता। एयरक्राफ्ट वेसल के केस में ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। मतलब लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दैट इज एज पर सेक्शन 13(2) वुड बी एप्लीकेबल। ओके, तो रिसिपिएंट या फिर सप्लायर इफ एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, तो 13(2) वुड बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट वेसल। लेकिन अगर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर अदर देन एयरक्राफ्ट वेसल, तो यहाँ पर क्या चेक किया जाएगा? यहाँ पर चेक किया जाएगा पीरियड ऑफ हायरिंग। यहाँ पर चेक किया जाएगा पीरियड ऑफ हायरिंग।
ओके, अगर पीरियड ऑफ हायरिंग अप टू 1 मंथ, देन इट वुड बी लोकेशन ऑफ सप्लायर. लेकिन अगर पीरियड ऑफ हायरिंग इज मोर देन 1 मंथ, पीरियड ऑफ हायरिंग is more than 1 month, okay, is more than 1 month, then in that case location of recipient और location of supplier, जो भी 13(2) बोलेगा उसके हिसाब से. क्लियर है पॉइंट? तो आपने एग्जांपल कार हायरिंग पे लिया फॉर सम पीरियड, एंड दैट पीरियड इज अप टू 1 मंथ, देन लोकेशन ऑफ सप्लायर वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. 1 महीने से ज्यादा रहेगा तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इफ एड्रेस इज अवेलेबल, एंड इफ एड्रेस इज नॉट अवेलेबल लोकेशन ऑफ सप्लायर. एयरक्राफ्ट वेसल के केस में हमेशा इट वुड बी 13(2). क्लियर है पॉइंट? 13(9) डिलीट हो चुका है, इट इज अमेंडमेंट फॉर योर एग्जाम्स, कि डिलीट हुआ है, ये अमेंडमेंट है. ओके, उसके बाद सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज जो रहता है, सैटेलाइट सर्विसेज, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, वो गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया कि जो भी सैटेलाइट लॉन्च हुआ है इंडिया से, ओके, सैटेलाइट जो भी लॉन्च हुआ है, उस केस में हम लोग चेक करेंगे कि जो सैटेलाइट के व्यूवर्स हैं, ओके, जो भी इस प्रोग्राम्स वगैरह जो सैटेलाइट से दिखाए जाने वाले, उसके कस्टमर अगर इंडिया के बाहर है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था, इंडिया के बाहर जाएगा. ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी आउटसाइड इंडिया. अभी ये यहाँ पर डिलीट हो चुका है, मतलब कि लोकेशन ऑफ रिसीपेंट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, एंड कस्टमर्स अगर इंडिया में है तो वैसे ही रहेगा, दैट इज सेक्शन नंबर 12(8) वुड बी एप्लीकेबल. रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को दिया तो जहां से सैटेलाइट निकला है. ओके, आगे 13(10) पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, एकदम सिंपल. वहां पर जो सीखा, प्लेस ऑफ एम्बार्केशन, वहां पर थोड़ा अलग था, रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को दिया एम्बार्केशन मालूम है वगैरह वगैरह. यहाँ पर सिंपल, जहां से एम्बार्केशन हो. आगे 13(11) सर्विसेज ऑन बोर्ड, वहां पर जो सीखा सेम एज इट इज, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर. 13(12) OIDR सर्विस. ओके, OIDR सर्विसेज क्या रहता है, ये इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो अगले लेक्चर में लेके आऊंगा मैं. ओके, मैंने सोचा था कि इस वीडियो में कवर करूंगा, बट ये वीडियो काफी एक्सटेंड हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, OIDR खाली इतना ही पार्ट बाकी है, उसके ऊपर एक अलग वीडियो रख लेंगे. OIDR एंड रूल्स, रूल्स तो इंपॉर्टेंट है भी नहीं खैर, पर फिर भी हम लोग एक बार नजर घुमा लेंगे. ओके, तो 13 सेक्शन नंबर 13 अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है. OIDR के केस में लोकेशन ऑफ रिसिपेंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. OIDR क्या होता है ये पूरा जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना. ठीक है, तो अपना OIDR वाला ये पेज बाकी है, एंड ये तो एकदम इरेलेवेंट है. ओके, इसको नहीं पढ़ा तो भी चलेगा. चलो, दैट्स इट.